हेलो एवरीवन। जय हिंद प्यारे साथियों। आपने एमपीपीएससी मेंस 2025 का पेपर सभी ने देख ही लिया होगा और एनालिसिस कर लिया होगा। जो एमपीपीएससी का सीरियसली बंदा है, जो सीरियसली एक्सपेरेंट है, उसने पेपर को देख लिया होगा, सभी 6 पेपरों को देख लिया होगा और उनका अध्ययन कर ही लिया होगा। तो उनसे पता चल ही गया होगा दोस्तों कि अब हमसे बोर्ड क्या चाहता है। ठीक है ना। अब रट्टू तोता वाला ज्ञान काम नहीं आएगा। वास्तविक ज्ञान प्लस आपकी तार्किक क्षमता, आपकी आईक्यू पावर क्या है, उससे संबंधित पेपर। अभी आपने सभी पेपर देखा, न सिर्फ निबंध का पेपर, बाकी पूरे 6 पेपर का अध्ययन आपने देख लिया है। तो दोस्तों, इस निबंध की श्रृंखला में हम इससे पहले अभी 10 निबंधों को कंप्लीट कर चुके हैं और उसके साथ साथ निबंध की जो सभी कसौटियां हैं, जिनकी मैंने 16 कसौटियों को निकाला था अलग अलग पुस्तकों का अध्ययन करने के बाद, उन सभी कसौटियों पर खरा उतरते हुए आपको जो पूरे मार्केट में अभी तक बत्तीबाजी देने के लिए, बताने के लिए तो बहुत सारे लोग मिले होंगे कि भैया ऐसे निबंध लिखिए, वैसा निबंध लिखिए। हर कोई बताता है 1000 शब्दों में लिखना है, 500 शब्दों वाला भी लिखना है, ये करना है, वो करना, सब कुछ बताता है। पर जो इंसान जो कसौटियों को बताता है, क्या उन कसौटियों पर इंसान ने कितने हद तक खरा उतर किया, फिर खुद ने कितने अच्छे तक लिख के दिखाया है, वो भी चेक कर लीजिए। तो साथियों, मैं कोशिश करता हूँ कि मैंने या मार्केट में जो कसौटियां बताई जाती हैं, उन कसौटियों के अनुरूप हम निबंध को लिखें। मैं यही नहीं बोलता कि मेरे द्वारा लिखा गया निबंध ही सफिशिएंट है, सब कुछ है। यह निबंध आपको एक बेहतर रूपरेखा देगा। इसके आधार पर आपके विचारों की तार्किकता बढ़ेगी, सोचने की क्षमता बढ़ेगी, विल पावर बढ़ेगा। इसके साथ साथ आपको नए नए शब्द सीखने को मिलेंगे और निबंध में आप अपने हिसाब से और बेहतर से बेहतर लिख सकते हैं। मैं सिर्फ आपको एक मार्गदर्शन दूंगा इस निबंध के माध्यम से, ना कि मैं यह बोलता हूँ कि आप इसी को लिख के जाओ। फिर भी आप निबंध की सटीकता देखिए, उसकी गहराई देखिए, तो आप एमपीपीएससी के लेवल का निबंध है। तो चलिए साथियों, फिर इन्हीं बातों के साथ, शुभकामनाओं के साथ हम आज की क्लास को अपना स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि निरंतर आपको इसी तरीके की क्लासेस मिलते रहे। अभी हमने बीच में 10 निबंध की क्लास लेने के बाद साथियों बीच में कुछ दिन का गैप कर दिया था। उस बीच में हम 10th क्लास की गणित ले रहे थे। अब पुनः हमने अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाया है, क्योंकि मुझे पता है लास्ट के पेपर 5 6 तक बहुत कम बच्चे पहुंच पाते हैं, तो बहुत कम रिच आती है इसमें। पर ठीक है, हम तो अपना कर्म करते हैं, डालते जाते हैं। उसके बाद देख लीजिए आप, क्योंकि इस लास्ट एग्जाम पेपर तक तो बहुत कम बच्चे पहुंच पाते हैं, हमें इतना भी पता है। तो चलिए दोस्तों, फिर आज क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा ऐसे है, उसको आपने यहाँ पर टाइटल में देख ही लिया है, शिक्षा में गुणवत्ता। क्लास नंबर हमारी ये 11th है, मतलब ये हमारा 11वां ऐसे है बच्चों। दोस्तों, इससे पहले हम 10 ऐसे को कंप्लीट कर चुके हैं। टोटल ये हमारी 12th क्लास है। और ऐसे की अगर निबंध की बोले तो ये 12वीं क्लास है। ठीक है ना। इससे पहले हमने इसके 10 ऐसे कंप्लीट कर लिए हैं और हम हैंड टू हैंड, जैसा जिस तरीके से आपका सिलेबस में दिया है उसी के अनुरूप हम चल रहे हैं। तो इसी श्रृंखला में आज हमारे जो 11वां ऐसे है। मैंने लिख के तो रख लिया था, देखिए 6वें महीने में भी क्लास आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ पर। ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि हम निबंध को स्टार्ट करने से पहले आपको भी बोला जाता है कि आप कोटेशन देखिए, चीजों में धीरे धीरे सुधार मिलेगा। दोस्तों, मैंने जब आगे के निबंध आप देखना, तो अभी मैंने जैसे यहाँ पर जो पुराना है, तो यहाँ पर हमने जैसे मैंने पहले लिख लिया था इसे 6 मंथ में, जून के आसपास लिखा, देखिए 7 जुलाई जून लिखा है। मैं अभी जो अगस्त और जुलाई में जो निबंध ऐसे लिख रहा हूँ, उनमें आपको क्या वन लाइनर जे वाला टाइटल मिलेगा। तो धीरे धीरे चीजें सुधार आती हैं। मुझे भी बाद में चीजों को लगा कि यार मुझे टाइटल को कम करना चाहिए, लेकिन इतना नहीं थे। तो चीजें जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ना, तो हमें गुणवत्ता के बारे में मिलेगा। तो चलिए फिर बिना कुछ देरी किए हुए आज का ऐसे हम स्टार्ट करते हैं। देखिए साथियों, हमने जो कोटेशन डाला है वह क्या है, साविद्या या विमुखते ज्ञान, साविद्या या विमुखते ज्ञान ही जीवन का आधार है। क्या हो गया, साविद्या या विमुखते ज्ञान ही जीवन का आधार है। गुणवत्ता बिना शिक्षा तो केवल अक्षरों का व्यापार है। इस तरीके से हमने ज्ञान का महत्व बता दिया कि ज्ञान क्या है जीवन में, ज्ञान का क्या जीवन
ज्ञान ही जीवन का क्या आधार है। देखिए, जिंदा तो इंसान भी रहता है, जिंदा जानवर भी है, परंतु दोनों में से थोड़ा सा डिफरेंस है, वो है आपका नॉलेज का। अब गुणवत्ता बिना ज्ञान तो केवल अक्षरों का व्यापार है, वो तो आपको भी पता है, ठीक है ना। कागज की डिग्री डिग्री और वास्तविकता में क्या अंतर है, ठीक है साथियों। इस तरीके से हम अपना जो निबंध जो हमने ऐसे शुरुआत किया, वो हमने एक कोटेशन के साथ शुरुआत किया। अब उसके बाद हम अपने निबंध को आगे बढ़ाते हैं। मध्य प्रदेश के सुदूर अंचल में रहने वाला राघव अपनी अपनी कक्षा में प्रथम आता था। उसके पास चमचमाती डिग्रियां भी हैं, उसके पास चमचमाती डिग्रियां भी हैं। लेकिन जब वह शहर में रोजगार के लिए जाता है तो एक साधारण सा आवेदन पत्र लिखने या तार्किक निर्णय लेने में खुद को असहज महसूस करता है। हमने जो अपना निबंध स्टार्ट किया है साथियों, वह एक कहानी के माध्यम से किया है, और उस कहानी में जो राघव नाम का बालक है वह अपनी कक्षा में प्रथम क्लास पर आता था, उसके पास चमचमाती डिग्रियां भी हैं, और लेकिन जब वह अपनी शिक्षा पूरी कर कर शहर में रोजगार पाने के लिए जाता है तो वह एक साधारण सा आवेदन लिखने के लिए या तार्किक निर्णय लेने पर खुद को क्या महसूस करता है, असहाय महसूस करता है। मतलब उसकी जो डिग्रियां हैं, अब उसे उसके वहां पर उसे किसी काम की नहीं लगती है, ठीक है। इस तरीके से हमने अपनी कहानी से शिक्षा की वैल्यू को समझाया। अब हम इसका सेकंड पैरा देखते हैं। तो सेकंड पैरा में क्या है साथियों, यह हाल केवल राघव की यह हालत केवल राघव की नहीं बल्कि देश के उन लाखों युवाओं की है जो साक्षर तो हैं लेकिन शिक्षित और कुशल नहीं है, ठीक है ना साथियों। वर्तमान में डिजिटल युग में जहां हम एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग की बातें करते हैं, वहीं हमारी बुनियादी शिक्षा का स्तर आज भी रटने और अंक लाने की होड़ तक सीमित है, ठीक है ना। कहने का मतलब है साथियों कि वर्तमान युग जहां आज क्वांटम कंप्यूटर, एआई, टेक्नोलॉजी, डिजिटल युग के बारे में आगे बढ़ रहा है, और हमारी जो शिक्षा पद्धति है वो आज भी रटन विद्या है। आज भी हम नंबर के पीछे भाग रहे हैं, हमें आज भी आईक्यू से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें हम सिर्फ रटन विद्या की ओर भागे जा रहे हैं, ठीक है ना। ईक्यू के पीछे भागे जा रहे हैं या रटन विद्या के पीछे भागे जा रहे हैं, हमें हमारी जो वास्तविक नॉलेज है उसके लिए हम तो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। हमारी जो शिक्षा पद्धति है वही, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपका दूसरा पैरा था, इसके बाद केसरी का तीसरा पैरा। योग्य सोचने योग्य बात है कि क्या बढ़ती संख्या डिग्रियां की यह बढ़ती संख्या वास्तव में हमारे मानव संसाधन को सशक्त कर रही है। क्या हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली विद्यार्थियों में केवल साक्षरता बांट रही है या उन्हें जीवन जीने और वैश्विक चुनौतियों से लड़ने की वास्तविक गुणवत्ता भी प्रदान कर रही है। साथियों, यह सोचने वाली बात है कि क्या हम जिस शिक्षा पद्धति में आज शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, क्या वह केवल हमें डिग्रियां दे रही है या हमें वास्तविकता में हमें ज्ञान अर्जन कर रही है या मानव संसाधन बना रही है। तो दोस्तों, आपने यहाँ पर इकोनॉमिक्स की क्लास ली है तो मानव संसाधन के बारे में तो आपको बेहतर नॉलेज होगा, बताने की जरूरत नहीं है। समझ में आया ना कि यहाँ पर हर सब्जेक्ट एक दूसरे से क्या है, इंटरलिंक है। इस तरीके से साथियों हमारा इंट्रोडक्शन का जो सेशन था वो यहाँ पर समाप्त हुआ, और हमारा पहला पैरा भी इस तरीके से समाप्त हुआ। अब हमारा दूसरा पैराग्राफ, हमने हर एक पैराग्राफ को साथियों कितने 3-3 सब पैराग्राफ में बांटा है।
अब हम दूसरा पैरा, शारीरिक शारीरिक मानसिक और आत्मिक विकास जहाँ हो सिंचित, वही शिक्षा है वास्तविक, जो मानव को करे प्रतिष्ठित। तो इस तरीके से हमने, एक चीज और है साथियों, जैसे कि मैं जो अभी आपको जो टैगलाइन लिख रहा हूँ, उसी टैगलाइन का पूरा डिस्कशन आपने देखा होगा आपके पैराग्राफ में, यही तो संबंधित है। इससे एग्जामिनर को पता है, वो आपके एक दो पैराग्राफ पढ़ेगा, एक दो पेज पढ़ेगा, उसके बाद लग जाएगा कि यार बच्चे ने जो मुझे टैगलाइन में दिया उसी का डिटेल डिस्कशन दिया है, तो आगे के निबंध को पता है वो आपकी टैगलाइन को पढ़ते हुए आगे निकल जाएगा। तो यह उसके आपके प्रति पता है एग्जाम कॉपी चेकर की सोच बेहतर बनेगी। हम आगे देखते हैं अब। शिक्षा का उद्देश्य केवल अक्षरों की पहचान नहीं, वास्तविक मानव का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, चहुमुखी विकास होना चाहिए, ठीक है ना। समग्रतावादी दृष्टिकोण के अनुसार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा वह है जो छात्र के भीतर तार्किक क्षमता, नैतिक मूल्य, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और संवेदनशीलता का विकास करे। मतलब एक समग्र दृष्टिकोण आधारित शिक्षा क्या होगी, एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा क्या होगी, जो आपके अंदर तर्क करने की क्षमता दे, आपके अंदर नैतिक मूल्यों का विकास करे, आपकी सोच को बृहद लेवल तक बढ़ाए, एवं आप एक तरीके से एक बेहतर मानव, एक संपूर्ण गुणी मानव बने, ना कि एक कागजी मानव या एक मशीनी मानव बने। ठीक है साथियों। इसके बाद हम सेकंड देखते हैं इसका। हाल ही में जारी असर रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि 5वीं कक्षा के कई बच्चे कक्षा दूसरी का पाठ्यक्रम नहीं पढ़ पाते, जो यह दर्शाता है कि संख्यात्मक विकास तो हुआ है, परंतु गुणवत्ता पीछे छूट गई है। एक प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखते हैं। कहने का मतलब है साथियों कि भाई हमारी जो एक रिपोर्ट संस्थान है, उसने हमें जो रिपोर्ट जारी किया, असर रिपोर्ट संस्थान कहके, उसकी रिपोर्ट के आंकड़ों में हमने देखा कि जो 5वीं क्लास में जो बच्चा पढ़ रहा है, वह दूसरे की पुस्तक पढ़ नहीं पा रहा है। तो भैया आपने बच्चों को शिक्षित तो कर दिया कि भैया हमने इतने % लोगों को, जैसे आज हमारी रिपोर्ट बोल रही है कि हम पूर्ण साक्षरता की ओर जा रहे हैं, 2030 तक हम सब पूर्ण साक्षर देश बन जाएंगे। अब बन क्या रहे हो, ये तो देखिए कि आपके 5वीं के बच्चे दूसरे की बुक नहीं पढ़ पा रहे। मतलब आपने कागजों में तो कर दिया कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे ऐसे हैं, क्या वास्तविक जमीनी लेवल पर उनकी हकीकत क्या है, वह भी तो हमारे लिए देखने योग्य है। तो यही इस रिपोर्ट में हमें कहा कि भैया हम संख्या नंबर में तो आगे बढ़ गए हैं, पर गुणवत्ता में कहीं पीछे छूट गए हैं। तो गुणवत्ता का अर्थ शिक्षा को 3R, रीड राइटिंग एनालिस्टिक, से आगे बढ़ाकर 4C, क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन, क्लोरिफिकेशन, इसके बाद क्रिटिकली से जोड़ना है। ठीक है ना, मतलब हमें जो 4C से जोड़ना है, से जोड़ना है। किंतु जब हम इस बहुआयामी स्वरूप को धरातल पर उतारने का प्रयास करते हैं, तो हमारे सामने कौन सी व्यवहारिक एवं ढांचागत चुनौतियां आकर खड़ी हो जाती हैं, हम इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है ना। कुल मिला के हमने इस पैराग्राफ में देखा कि हमारे सामने क्या क्या चुनौतियां हैं और वास्तविकता क्या है, कागज में क्या है, उसके साथ साथ हमें किस तरीके की शिक्षा पद्धति में आगे बढ़ना चाहिए। कहने का मतलब कि हमें हमारी शिक्षा में 3R को लागू करना है, इसके साथ साथ 4C को जोड़ना है, इसके बारे में हमें देखना है। इसके साथ साथ जब हम इस बहुआयामी स्वरूप को धरातल पर उतारने का प्रयास करेंगे, तो इसमें हमें किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, इसके बारे में हमने
अपना जो सेकंड पैराग्राफ था साथियों उसमें अध्ययन किया। तो चलिए अब हम इसका थर्ड पैरा में आते हैं। थर्ड पैराग्राफ क्या बोलता है आपका, जहां जहां नींव ही कमजोर हो वहां महल कैसे टिक पाएगा, बिना संसाधनों के शिक्षक कैसे राष्ट्र का भाग बदल पाएगा। कहने का मतलब है साथियों कि जिस बिल्डिंग की नींव कमजोर होती है वह बिल्डिंग कभी मजबूती से खड़ी नहीं रह पाती है। ठीक उसी प्रकार से बिना संसाधन के शिक्षक अकेले कैसे राष्ट्र का भाग बदल पाएगा, क्योंकि आपको पता है राष्ट्र का भाग्य विधाता या भाग्य निर्माता शिक्षा व्यवस्था या शिक्षक को माना जाता है। ठीक है, तो इसी का हम आगे डिस्कशन करते हुए पढ़ते हैं। धरातल पर देखें तो गुणवत्ता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा बुनियादी या ढांचागत सुविधाओं का अभाव और पारंपरिक ढर्रे पर चल रही व्यवस्था है। ढर्रे मतलब परंपरागत पद्धति पर चल रही व्यवस्था है। आज भी कई ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालय में आधुनिक प्रयोगशालाओं, क्रियाशील शौचालय, स्वच्छ पेयजल एवं खेल मैदानों का अभाव है। यही भी हमें वर्तमान समय में अभी भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद हम इसका सेकंड पैरा देखते हैं। आप इसे बाद में नोट कर सकते हो या फिर वीडियो को रोक रोक के नोट कर सकते हो साथियों। ठीक है, इसके बाद वर्तमान समय में डिजिटल डिवाइस शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के बीच तकनीकी खाई। ठीक है ना, कोष्टक क्लोज कर दीजिए। हमने यहाँ पे कोष्टक क्लोज कर दिए। ठीक है ना साथियों, हमने इस चीज को कोष्टक में कर। तो वर्तमान समय में डिजिटल डिवाइस एक कड़वा यथार्थ बनकर उभरा है, जहां संपन्न परिवार के बच्चे आधुनिक तकनीक संपन्न क्लास में बैठकर पढ़ रहे हैं। वहीं आज अभी निर्धन एवं वंचित का बच्चा वंचित मतलब गरीब का बच्चा जमीन पर बैठकर ब्लैक बोर्ड में पढ़ रहा है। तो देखिए साथियों, एक गरीब के बच्चे में एक गरीब के बच्चे में और एक अमीर के बच्चे में कितनी बड़ी खाई है। इसके साथ साथ एक शहरी क्षेत्र और एक ग्रामीण क्षेत्र में भी कितनी बड़ी खाई है। आप दोनों लेवल पर देख रहे हैं, शहरी क्षेत्र में भी खाई है, ग्रामीण क्षेत्र में भी खाई है। आप इसकी तो कंडीशन देख ही रहे हो। और अभी देख रहे हैं ना कि अभी जो प्रोटेस्ट अभी जो चीजें दिखा रही है कि सीजेपी अब जो चीजों को दिखा रही ग्रामीण लेवल पर, जो शिक्षा व्यवस्था की कंडीशन दिखा रही है या शिक्षा व्यवस्था या ग्रामीण स्कूलों के जो हालात दिखा रहे हैं, वो तो आपसे छुपे नहीं है ना, लिखना नहीं है पेपर में, और वास्तविकता उदाहरण तो आपको दिख रहा है ना। ऐसा लिख मत देना कि सीजीपी भाई जो चीज दिखा रही है वो, क्योंकि साथियों अपन प्रशासन में जा रहे हैं तो चीजों को समझ रहे हो ना, मतलब खुलकर तो उनका मुंह में विरोध नहीं कर सकते हैं ना, पर वो चीजें अपन को दिख तो रही ना। इस तरीके से बोल सकते हैं कि भाई वर्तमान में जो सामने मीडिया के सामने जो शिक्षा व्यवस्था के ग्रामीण लेवल पर जो हमारे सामने दिख रहे हैं, मतलब ऐसा प्रत्यक्ष तौर पे नहीं बोलना पर अप्रत्यक्ष तौर पर बोलना है। ठीक है ना साथी, तो हम आगे बढ़ते हैं अब इसके बाद। विडंबना यह है कि विडंबना विडंबना यह है कि रोजगार एवं आरक्षण आरक्षण के दौरान दोनों सामान्य तराजू से तौला जाता है। विडंबना यह है कि रोजगार और आरक्षण के दौरान दोनों को समान तराजू से तौला जाता है। यह कहाँ तक उचित है? इसके अतिरिक्त पाठ्यक्रम आउटडेटेड होना, रटन शिक्षा की विद्या की प्रवृत्ति इस समस्या को और गंभीर बना रही है। देश का एक बड़ा वर्ग आज भी बुनियादी तकनीकी विसंगतताओं से
जूझ रहा है तो समाज में उसके दूरगामी एवं नकारात्मक प्रभाव देखे जाएंगे। कहने का मतलब है साथियों कि आरक्षण और हम रोजगार एवं शिक्षा पद्धति में आरक्षण देते देते टाइम एसटी एससी होना चाहिए या ओबीसी होना चाहिए, वह गरीब कैटेगरी का है या अमीर कैटेगरी का है उसका कोई मतलब नहीं है। चलिए ओबीसी के लिए तो आपने ईडब्ल्यूएस बना दिया, वो सॉरी क्रिमिलियर बना दिया है, और जनरल के लिए आपने ईडब्ल्यूएस बना दिया, पर आपने देखा है दोनों में भी कितनी विषमता है। कोई भी क्या ही बताएं दोस्तों, आपको पीएससी में तो सब चीजें आपको पता है। और सबसे बड़ी दुविधा क्या है पता है, एसटी एससी में आपको भी पता है कि भैया जो अमीर आदमी है उसे भी धड़ल्ले से आरक्षण मिल रहा है, और सबसे बड़ी बात है 99% आरक्षण जो अमीर वर्ग है वह ले रहा है, गरीबों के पास 1% पहुंच पाता है। पर आप भी देख रहे हो, मतलब क्या चीजों को देख रहे हो ना। तो हमें ये भी सुधार करना चाहिए। कहाँ एक सेंट्रल स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चा, कहाँ एक प्राइवेट संस्थान में वर्ल्ड क्लास लेवल का पढ़ा हुआ बच्चा और एक सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चा, जब आप गवर्नमेंट एग्जाम लेते हो या किसी भी एग्जाम को लेते हो, आरक्षण देते टाइम या आप भर्ती लेते टाइम तो भाई दोनों को बराबर लेवल पर खड़ा कर देते हो। पर आपने कभी सोचा है कि दोनों के बीच में एजुकेशन का कितना गैप है? अब वो भी तो देखिए ना। ये तो हमारे देश की चुनौतियां हैं, ठीक है ना? भारत का अजीबोगरीब महान दर्शन। क्या साथियों? बुद्धि बूढ़े पर बुद्धि सॉरी बुद्धि बड़े पर हृदय न मिले तो यह विद्या है बेकार। बुद्धि बड़े पर हृदय न मिले तो यह विद्या है बेकार। संस्कार बिना यह शिक्षा तो समाज पर केवल है एक भार। ठीक है साथियों, संसाधनों की कमी से भी बड़ी समस्या यह है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था मानवीय एवं सामाजिक मूल्यों को गढ़ने में असफल हो रही है। वर्तमान समाज में बढ़ती असहिष्णुता, साइबर अपराध, महिला हिंसा और वृद्धों की उपेक्षा इस बात का प्रमाण है कि हमारी शिक्षा में मूल पूरक दृष्टिकोण की भारी कमी है। ठीक है ना साथियों, इस पूरी पंक्ति का सार इतना है कि भैया हमारी जो शिक्षा पद्धति है वह हमें सिर्फ एक मशीनी मानव बना रही है, एक संस्कार मानव नहीं बना रही है। एक संस्कारी मानव, एक नैतिक मानव का अभाव है उस चीज में, चीजों को दिख रहा है ना। वर्तमान में जो मैं नहीं बोल रहा हूँ भैया, जो रिपोर्ट बोल रही है दोस्तों सिर्फ वह मैं तो आपके सामने एक्सप्लेन करूँ। मुझे ये मत बोलना कि आप सरकारी व्यवस्था या तंत्र के ऊपर उंगलियां उठा रहे हो। ये मेरे शब्द बस मेरे हैं, पर ये शब्द मैंने कहाँ से लिए हैं वो रिपोर्ट आपके सामने है, चीजें आपको दिख रही हैं। ठीक है, तो आप मुझे कल को उंगली ये मत बैठाना कि आप तो ऐसा बोल रहे हो सरकारी तंत्र के बारे में। मैं नहीं बोल रहा हूँ साथियों, ये तो रिपोर्ट ही दिख रही है, पर आपको तो अभी दिख ही रहा है ना वर्तमान में बच्चों की कंडीशन क्या है। इसके बाद साथियों, वामपंथ एवं दक्षिण पंथ जैसी विचारधाराओं के अंधानुकरण ने युवाओं की तार्किक क्षमता को कुंद कर दिया है, जिससे वे सोशल मीडिया पर फेक न्यूज के त्वरित शिकार बन जाते हैं। शिक्षा का बाजारीकरण, निजीकरण देख ही रहे हो, ये तो सबसे बड़ी समस्या है, होने से यह व्यापार बन चुकी है। दे धनाधन लूट चल रही है। हर 2 साल 3 साल में बुक बदल रही है, ड्रेस बदल रही है, नए नए फीचर्स लेके आ रहा है, बच्चा सीख कुछ नहीं रहा है। ठीक है साथियों, ऐसे तो एक्सप्लेन करने की जरूरत, मतलब सबसे मेरा मैं आपको सच बताऊं तो ये 11वां ऐसे है, उसमें से सबसे मजेदार ऐसे लग रहा है जो आपको समझ आने के लिए, मतलब एक तरीके से जमीनी लेवल पर वास्तविकता दिख रही है इस ऐसे में। ठीक है साथियों, अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। जहां सहानुभूति जहां सहानुभूति और सेवा भाव के स्थान पर केवल
प्रतिस्पर्धा और भौतिकवादी दृष्टिकोण को बढ़ावा मिल रहा है। यदि हमारी युवा पीढ़ी नैतिक रूप से पंगु और केवल भौतिकवादी बनती रही तो देश के आर्थिक एवं प्रशासनिक ढांचे पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह भी सोचने वाली बात है साथियों। ठीक है ना। इस तरीके से अभी तक हमने 400 शब्द हमने रीड कर लिए। ठीक है साथियों, आप इसी वीडियो को रोक रोक के नोट करते जाना। लयबद्धता, सब चीजें जो कसौटियां मैंने दिया है, क्या वो कसौटियां, जो कसौटी आपको मार्केट में सब लोग बताते हैं, मुझे सिर्फ ये बता दीजिए क्या उन कसौटियों के अनुरूप निबंध है या नहीं है। लयबद्धता है नहीं, क्रमबद्धता है नहीं, बाकी एक दूसरे से जुड़े हैं नहीं। हमारा जो पहला देखिए यहाँ पर, हमारा जो दोस्तों जो हमारा देखिए, जैसे यहाँ पर जो चौथा हमारा पैराग्राफ समाप्त हुआ, इस पैराग्राफ में आपको क्वेश्चन मार्क पे लाके खड़ा कर दिया और जिसका उत्तर आपको इस 5 में मिलेगा। ठीक है ना साथियों, सभी चीजें हैं यहाँ पे, सफिशिएंट मिलेगी। मैं बता रहा हूँ कि जिस चीज के लिए आप भटक रहे हो वो मार्केट में मैंने भी भटका है, बहुत सर्च किया है, उसके बाद लिख रहा हूँ। और मुझे भी एग्जाम देना है पीएचडी का, मैं अपने लिए लिख रहा हूँ, तो सोच मैं चीटिंग नहीं करूंगा। देख रहे हैं ना, जिस नोट्स को मैंने बनाया मैं सिर्फ अपने हैंड रिटन नोट्स से पढ़ा रहा हूँ, इससे ज्यादा और प्रूफ क्या दे सकता है एक इंसान आपके लिए। डिग्रियों के डिग्रियों के अंबार से मिलती नहीं है आज आजीविका। डिग्रियों के अंबार से मिलती नहीं है आज आजीविका। कौशल बिना यह युवा शक्ति बन जाती है देश की विभीषिका। दिख ही रहा है वर्तमान में, इस लाइन को तो एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है साथियों, नैतिक पतन का सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर कौशल अंतराल के रूप में दिखाई देता है। वर्तमान में उद्योग जगत को जिन कौशल परिवेशों की आवश्यकता है, हमारी विश्व विद्यालयीन शिक्षा को कौशल जैसे कोडिंग, डाटा एनालिसिस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है ना, जिसको साथियों आप किसमें लिखेंगे, यहाँ पर कहाँ गया, ऐसे इसके पोस्टर के अंदर लिखेंगे। ठीक है ना, अपन जो पढ़ेंगे उसे कहाँ कहाँ से कहाँ तक पढ़ेंगे साथियों, विश्वविद्यालयीन शिक्षा वो कौशल प्रदान नहीं कर पा रही है। ठीक है साथियों, इस तरीके परिणाम स्वरूप देश में शिक्षित बेरोजगारी का एक ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। प्रशासनिक स्तर पर देखें तो जब अयोग्य एवं अनुचित संसाधनों से उत्तीर्ण युवा तंत्र का हिस्सा बनते हैं तो, एक सेकंड साथी, युवा यहाँ पर लिखना आप प्रशासनिक तंत्र, यहाँ पर क्या लिखेंगे युवा, यहाँ पर बीच में साथियों क्या आएगा, प्रशासन या प्रशासनिक या प्रशासन। ठीक है ना, प्रशासन तंत्र, एक काम कीजिए प्रशासनिक तंत्र कुछ भी लिख सकते हो, प्रशासनिक तंत्र या प्रशासन, नहीं प्रशासनिक तंत्र ही लिखिए आप, प्रशासनिक तंत्र ज्यादा उचित है। युवा अनुचित साधनों से उत्तीर्ण युवा प्रशासनिक तंत्र का हिस्सा बनते हैं तो कार्य कौशल प्रभावित होता है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। ठीक है साथियों, एक्सप्लेन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपके सामने दिख ही रहा है। और आप तो एक प्रशासनिक हो, अपने आप को प्रशासनिक अधिकारी बन समझ के सोचिए, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं, ये कहते हैं ना। ठीक है साथियों, पॉजिटिव थिंकिंग। हालिया वर्षों में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक, नीट, एसएससी, हमारी एमपीपीएससी की खुद देख ही रहे हो ना, जैसी घटनाएं इसी व्यवस्थागत षड्यंत्र और अनैतिक शॉर्टकट अपनाने की प्रकृति को उजागर करती है। इस चौतरफा घोर यथार्थ और समस्याओं के चक्रव्यूह से बाहर निकलने के लिए हमारी सरकार ने अब तक क्या ठोस कदम उठाए हैं। ठीक है ना साथियों,
तो समझ गए, फिर यहाँ पर हमने क्या लगा दिए, क्वेश्चन मार्क। अब हम इसका आगे अध्ययन करेंगे। इस तरीके से साथियों आप देख रहे हो हर एक पैराग्राफ हमारा एक क्वेश्चन मार्क पर जाकर खत्म होता है। साथियों 1 मिनट थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं पानी पी लूं। इस तरीके से हमारा हर एक पैराग्राफ कहाँ जाके खत्म हो रहा है, एक क्वेश्चन मार्क पर खत्म हो रहा है। आप कसौटी वाला पहला वीडियो जाकर देखिए, इसका जो है ना रणनीति वाला, उसमें चीजों को समझ में आएगी। मैंने मार्केट में जो ऐसे की बुक है साथियों, उनका अध्ययन करने के बाद उन 16 कसौटियों को निकाला है, और अब हमारी जो डिजिटल डिवाइस है ना, उनका सहायता लेके, और जो जो अभी आपको जो ऐसे पढ़ा रहा हूँ, वो बुक प्लस डिजिटल डिवाइस दोनों का सम्मिश्रण है। चलिए साथियों आगे बढ़े हम। नई नीतियां लाई हैं, नव ऊर्जा बदलेगा अब शिक्षा का विधान, रटने की संस्कृति मिटेगी, उभरेगा भारत का नया ज्ञान। इस व्यवस्थागत संकट के निदान के रूप में भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिसे हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी बोलते हैं, परंतु साथियों इसका फुल फॉर्म में देखिए दोनों में एन एन है, तो जब हम अपन बोलने में तो बोल देते हैं कि भैया न्यू एजुकेशन पॉलिसी, पर वह न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसका प्रशासनिक नाम क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति। अगर आप किसी को सामने बोलोगे कि भैया न्यू एजुकेशन पॉलिसी मतलब न्यू राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो, अब हमें आपको सटीकता से ऐसा बोलना पड़ेगा, क्योंकि जब हम फुल फॉर्म लिखेंगे तो उसका फुल फॉर्म क्या है साथियों, मैंने इसे बहुत बारीकी से सर्च किया था भैया यहाँ पर न्यू आएगा या राष्ट्रीय आएगा, तो मैंने न्यूज़पेपर की कटिंग, सोशल मीडिया, गूगल, सब चीजों से सर्च करके देखा, तब जाके वो एक ही चीज मिली। ठीक है ना, तो ये यहाँ पर हमारी क्या आएगी, राष्ट्रीय आएगी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ना कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, क्योंकि अपन लोगों की आदत है बोलते ही अपन क्या है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है साथी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक युगांतकारी एवं समग्रवादी समाधान प्रस्तुत करती है। यह पुरानी 1+10 प्रणाली को, जैसे ऐसी चीजों को अपन क्या पुस्तक में लिखते हैं, ठीक है साथियों, बदल कर इसने 5+3+3 के ढांचे को तार्किक चिंतन एवं मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा पर बल देती है। ठीक है साथियों, मातृभाषा पर प्राथमिक शिक्षा देने की क्या करती है, यह बल देती है। आप मातृभाषा पर प्राथमिक शिक्षा देती है, ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है ना, तो चलिए सेंटेंस को देखो, पैराग्राफ को आप अपने हिसाब से जमा सकते हो, उसमें कोई दो राय नहीं है, अर्थ का अनर्थ नहीं निकलना चाहिए, बस याद रखना, जमाते रहें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 6वीं कक्षा से ही व्यापारिक शिक्षा और कोडिंग को शामिल किया गया है, जो सीधे तौर पर कौशल शिक्षा की समस्या का समाधान करता है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई सीएम राइस स्कूल योजना ग्रामीण क्षेत्रों में विश्व स्तरीय अधोसंरचना और गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा पहुंचाने का एक सराहनीय एवं जीवंत उदाहरण है। ठीक है ना साथियों,
हमने यहाँ पर अपने प्रदेश को भी जोड़कर बता दिए। और याद रखना साथियों, अगर आप उदाहरण दोगे ना, तो हो सके तो जितने से अधिक उदाहरण आप एमपी गवर्नमेंट के ही देना। समझ रहे हो, क्योंकि हमें एग्जाम एमपी का देना है। बहुत फर्क पड़ता है साथियों, आप सेंट्रल का भी दोगे कोई बुरा नहीं है, पर अगर आप सेंट्रल का दे रहे हो तो उसके साथ साथ एमपी का जरूर देना। आप सेंट्रल का छोड़ सकते हो, पर एमपी के एग्जाम्पल मत छोड़ना, क्योंकि हम उसी राज्य में रह रहे हैं, उसी राज्य में हमें नौकरी करना है, और उसी राज्य के लोग ही पेपर चेक करेंगे। तो भैया हमें अपनी मुंह मियां मिट्ठू बन के उनकी तारीफ करनी ही पड़ेगी। समझ रहे हो ना, कितना कमियां रहे, पर हम उनके मुंह में प्रत्यक्ष नहीं बोल सकते कि तुम गंदे हो। ठीक है दोस्तों, यद्यपि ए नीति एवं कागजी खाके अत्यंत प्रगतिशील और स्वप्नशील है, परंतु धरातल पर इनके क्रियान्वयन में हमें किस प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है साथियों, चलिए फिर हम आगे चलते हैं। अब इस तरीके से भी हमने 6 पैराग्राफ समाप्त कर लिए। हमारा 7वां पैराग्राफ, योजनाएं कागज पर सुंदर, पर धरा पर लाना ही असली काम है। तकनीक का हाथ पकड़कर ही पूरा होगा हर संकल्प का नाम है। ठीक है साथियों, योजनाओं के क्रियान्वयन में सरकार ने डिजिटल माध्यमों का सहारा लिया है, जैसे दीक्षा पोर्टल, स्वयं पोर्टल, सीएम की विद्या योजना आदि। एक प्रयास शिक्षा के लोकतांत्रिकरण में सहायक सिद्ध हो रही हैं। ठीक है ना साथियों, तो आपने देखा पहले हमने उनकी इंट्रोडक्शन में कमियां बताए, अब मध्य भाग में हम उनका समाधान देते जा रहे हैं। लयबद्धता समझ में आई? ठीक है साथियों, परंतु वर्तमान यथार्थ यह भी है कि सुदूर आदिवासी अंचलों में नेटवर्क कनेक्टिविटी और बिजली की अनियंत्रित आपूर्ति इन डिजिटल प्रयासों की गति को धीमा कर रही है। साथ ही शिक्षकों का गैर शैक्षणिक कार्य जनगण। साथियों आप रियली बताइए कि बेमतलब में शिक्षकों के जीवन पर बोझ है। समझ रहे हैं ना, इंटरव्यू में ऐसा मत बोलना, पर चीजें आप समझ रहे। शिक्षक का काम भाई, दुनिया में अगर आप एक चीज है दोस्तों, एक सच है, देखिए आप पीएससी के एस्पिरेंट है, हम सभी पीएससी वाले हैं, तो चीजों को आप तार्किकता से समझने लगे। अगर आप दुनिया में सबसे बेहतर कोई पोस्ट है, कोई डिग्निटी वाली पोस्ट है, तो वो शिक्षक है, पर हम पता है उसे एक गुलाम जैसे काम करवाते हैं। भाई उसकी आप शिक्षा पे, उसे सिर्फ आप शिक्षा की ही रहने दीजिए, उस पर आप दीगर पाबंदी मत ला दीजिए, ताकि वो एक बेहतर राष्ट्र का निर्माण कर पाए। पर अपन क्या रहते हैं, चुनावी ड्यूटी ये सब कुछ उसी से कराते हैं भैया, वो शिक्षक तो कम लगता है, और क्या ही बताएं, कुल मिला के वो कहते हैं ना रफ एंड टफ और ऑलराउंडर। शिक्षक क्या है, ऑलराउंडर। किसी भी काम के लिए कोई इंसान नहीं मिला तो शिक्षक को पकड़ के लेके जाओ। बस यार यही गंदी चीजें लगती है साथियों। ठीक है ना, में अतिरिक्त व्यस्त होना भी शिक्षण की गुणवत्ता को सीधे प्रभावित करता है। ठीक है साथियों, बजट में शिक्षा पर जीडीपी का 6% खर्च होने का लक्ष्य आज भी पूरा प्राप्त नहीं हो सका है। फिर एक प्रशासनिक अधिकारी इन दुविधाओं को दूर करने के लिए कौन से बहुआयामी व्यवहारिक कदम उठा सकते हैं। ठीक है ना साथियों, कहने का मतलब कि भैया इतनी सारी कमियां हैं, पर आप एक प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते इन कमियों के लिए कैसे कदम उठाओगे, हमें यह बताइए। साथियों इससे आप एक चीज समझ रहे हो, ऐसे आपको इंटरव्यू के लिए तैयार करता है। ऐसे का महत्व समझे, ऐसे आपको कहाँ के लिए तैयार करता है, इंटरव्यू के लिए तैयार करता है, केस स्टडी के लिए तैयार करता है। आगे चलें।
शिक्षा सरकार के भरोसे नहीं बदलती, सिर्फ सरकार के भरोसे नहीं बदलती है, समाज की तस्वीर, सॉरी, सिर्फ सरकार के भरोसे नहीं बदलती है समाज की तस्वीर। जब जुड़ेगी जन भागीदारी तब बदलेगी शिक्षा की तकदीर। ठीक है साथियों, इन तकनीकी और प्रशासनिक विसंगतियों का समाधान के बजट बढ़ने एवं नीति बनाने में नहीं, बल्कि स्मार्ट गवर्नेंस और नवाचार में निहित है। स्कूलों के निरीक्षण के लिए एआई और जियो ट्रैकिंग जैसी तकनीकों का उपयोग कर शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित की जानी चाहिए। पहला पैराग्राफ में साथियों हमने समाधान बताया, उसके साथ साथ शिक्षक पर हम कैसे निगरानी रख सकते हैं उसके बारे में बताया। अब हम इसके बाद इसका नेक्स्ट पैरा, साला दर्पण ऐप इसका उदाहरण है। कॉर्पोरेटिव सामाजिक उत्तरदायित्व फंड का उपयोग करके सरकारी स्कूल में स्मार्ट लैब्स और आधुनिक पुस्तकालय विकसित किए जा सकते हैं। ठीक है साथियों, विद्यांजलि योजना के तहत सरकार के सेवानिवृत्त बुद्धिजीवियों को शिक्षा से पढ़ाने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। ठीक है ना साथियों, तो इसमें हमने क्या बोल दिया, जन भागीदारी को भी जोड़ दिए। देखिए हमने प्राइवेट सेक्टर को जोड़ दिए, इसके साथ साथ व्यक्तिगत इस योजना के थ्रू हमने क्या कर दिए साथियों, हमारी जो विद्यांजलि योजना है इसके थ्रू हमने क्या कर दिए, हमने बुद्धिजीवियों को भी जोड़ दिए, मतलब व्यक्तिगत लोगों को भी जोड़ दिए और हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है उसे भी जोड़ दिए। ठीक है साथियों, और ऊपर तो हमने सरकारी तंत्र के बारे में बता ही दिया था। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों, अब यहाँ पर हमें भैया प्रशिक्षण लेने तो गए हो पर उसमें क्या क्या होना चाहिए, इसी चीज को हमने साथियों किस में बता दिए, कोष्टक में, कि भैया आपके अंदर उस चीज को सीखने की निष्ठा होनी चाहिए। नहीं तो पता है आजकल के कर्मचारी क्या सोचते हैं, भैया हम पता है प्रशिक्षण में नहीं जा रहे, अपन तो पिकनिक मनाने जा रहे हैं, टाइम पास करने जा रहे हैं, क्या ही करना, सरकार का पैसा लग रहा है, जाओ घूमो फिरो बढ़िया बम एंजॉय मस्ती करके चले जाओ। यह भावना नहीं होना चाहिए, आपके अंदर निष्ठा होनी चाहिए, ईमानदारी सत्यनिष्ठा होनी चाहिए। कार्यक्रमों को और अधिक व्यवहारिक एवं आधुनिक प्रशिक्षण विधियों के अनुकूल बनाना होगा। जब हम इन नवाचारों और जन भागीदारियों को पूरी निष्ठा से लागू करेंगे तो हमारी इस यात्रा में किस प्रकार के सकारात्मक बदलाव और सफलता के संकेत दिखाई देंगे। फिर हमने क्वेश्चन मार्क पर हमारे पैराग्राफ को समाप्त किया। ठीक है साथियों, अब देखना हमारे अंतिम 2 पैराग्राफ बचे। अब हमारा जो सबसे अंतिम पैरा होगा, आप यहाँ पर देखना जी कैसा होगा, आशावादी होगा। हम यहाँ पर अब इसे क्वेश्चन मार्क पर नहीं करेंगे। देखिए 9वां वाला भी हमारा आशावादी होगा। ठीक है साथियों, जो सारी चीजों का आपको नॉलेज होना जरूरी है। अंधेरा चाहे कितना भी हो, एक दीपक ही उसे भगाता है। सच्चे प्रयासों का मीठा फल इतिहास सुनहला लिखा जाता है। ठीक है साथियों, सुनहला मतलब सुनहरा, सॉरी सुनहला ही आप यही लिखिए, सुनहला ही लिखिए, सुनहरा मत लिखिए, सुनहला ही लिखिए। ठीक है साथियों, जब ये बहुआयामी प्रयास धरातल को उतरते हैं तो यथार्थ की धुंध छटने लगती है और आदर्श की सुंदर तस्वीर सामने आती है। ठीक है साथी, ऊपर हमने सरकार को की कितनी अच्छे तरीके से कितने अच्छे तरीके से धुलाई की, उसको धोया, उसकी कमियों को बताया, परंतु जब हम एंडिंग में आए तो भैया
सरकार की अब हमें समाप्ति सरकार की तारीफ के साथ करना है, आशावादी सकारात्मक वे में। ठीक है साथियों, आज देश के कई सरकारी स्कूलों के बच्चे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञान, तकनीक और खेलकूद में पदक जीत रहे हैं। ठीक है ना भैया, अब हमें सरकार में रहना है तो सरकार की तारीफ तो करनी पड़ेगी। ठीक है साथियों, इसका यह प्रमाण है कि यदि सही अवसर और गुणवत्ता मिले तो प्रतिभाएं हर कोने से निकल सकती हैं। मध्य प्रदेश, देखिए मैंने फिर मध्य प्रदेश को जोड़ दिया साथियों। ठीक है, मध्य प्रदेश के सुपर 100 कार्यक्रम जैसी योजनाओं ने यह साबित किया है कि वंचित परिवार के बच्चे आईआईटी एवं नीट जैसी कठिन परीक्षा पास करने में सक्षम बनते हैं। ठीक है साथियों, मतलब अगर आप सपोर्ट दे सकते, अगर बच्चों को सपोर्ट मिल जाए तो एक वंचित वर्ग का बच्चा भी इन कठिन परीक्षाओं को पास कर सकता है। शिक्षा में यह गुणवत्ता, शिक्षा में यह, तो देखिए साथियों यहाँ पर मैंने पूरा नहीं लिया, मतलब हमने जो एग्जाम के जो नियम है ना साथियों वो मैंने पूरी तरह फिल किया। अब आपको लगता होगा, देखिए मैं पूरा पेज, चलिए हम, हाँ देखिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, पूरा पेज देखिए आप। बकायदा जैसा एग्जाम हर चाहता है, एग्जाम पैटर्न आपसे चाहता है, सेम उसी पैटर्न पर पूरा पेज लिखा है आपको। देखिए पूरी हेडिंग ऊपर नीचे सब कुछ यही, और देखिए आपको कहीं पर हाशिए का उल्लंघन करते भी नहीं मिला होगा। ठीक है ना साथियों, तो हम इन चीजों का भी क्या रख रहे हैं, ध्यान रखना है। इन छोटी छोटी बारीक बारीक गलतियों को हमें यही सुधारना। देखिए आप छोटी हल्की सी छोटी साथियों इतनी चल जाएगी, जो कोई गलती नहीं है, आपको यहाँ पर बस मिलेगी थोड़ा सा, पर इसे भी कोई गलत नहीं बोला जाएगा, मेरा कोई जो बाहर नहीं गया है। परंतु साथियों अगर हम यहाँ पर सुधार करेंगे तो हमें फाइनल एग्जाम पर दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना, देखिए मेरे यहाँ पर आधा शब्द था, मैंने वहां पर आधा अपने जोड़ने वाला योजक क्या है हमारा जो योजक चिन्ह था, या हमारा सॉरी क्या बोलते हैं, सॉरी मुझे यहाँ पर चिन्ह का नाम नहीं आ रहा है जो साथियों, पर हमारा जो जोड़ने वाला चिन्ह है उस चिन्ह को लगा के हमने, शायद योजक चिन्ह बोलते हैं, एक बार देख लीजिए, तो उसे लगाकर हमने इसे अपने शब्द को जोड़ा है, परंतु हमने यहाँ आगे नहीं बढ़ाया। तो ये छोटी छोटी चीजों का भी हमने विशेष ध्यान रखा है। ठीक है, क्या माइंड से कभी कभी टर्म निकल जाते हैं साथियों, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको तो हिंदी का नहीं पता भाई, अभी अभी मेरे माइंड में तत्काल में नहीं आ रहा तो मुझे नहीं आ रहा है। ठीक है, पर जहां तक योजक चिन्ह ही बोलते हैं, 100% स्लो नहीं, पर योजक चिन्ह ही बोलते हैं, तो आप देख लीजिए, है ना। पर हमने जो नियम है साथियों उसका उल्लंघन नहीं किया है। अब शिक्षा में यह गुणवत्ता, शिक्षा में यह गुणवत्तात्मक क्रांति केवल साक्षर दर नहीं बढ़ाती, बल्कि बाल विवाह, लैंगिक असमानता और जातिगत संकीर्णता जैसी सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार करती है। यथार्थ की चुनौतियां को पार करते हुए हमारी शिक्षा व्यवस्था भविष्य के भारत के लिए किस प्रकार की आशाओं और आकांक्षाओं को सृजन करती है। ठीक है ना, इस तरीके से हमने हमारी जो आशाएं हैं उनको भी यहाँ पर क्या अभी हमने क्वेश्चन मार्क पर लाकर छोड़ा, पर हम अभी सिर्फ 9वें पॉइंट में हमने पूरी पूरी क्या बताया, 8वें पॉइंट से देखिए हमने यहाँ से हमने सिर्फ सरकार की क्या तारीफ करना स्टार्ट कर दी साथियों। देखिए पहले 2 पैराग्राफ भी आपने देखा, हमने पहला और दूसरा पैराग्राफ में सरकार का इंट्रोडक्शन प्लस पहले में हमने सरकार को क्या बताया, पहले हमने निबंध का इंट्रोडक्शन दिया, दूसरे में हमने सरकार की चुनौतियों को या कमियों को दिखाना उजागर किया। तो हमने इन कमियों को कहां तक लेके आए, हम संतुलित अवस्था में 6 तक, 6 या 7 तक, और 8वें 9वें में हमने देखिए हमने 6 तक क्या उसकी कमियां बताई, और 6 7 से हमने उसका क्या समाधान देना स्टार्ट कर दिया। तो यही समाधान हमारा 8वां 9वां पर चला, और इसके बाद हमने भविष्यगामी चीजों को हम 9वें और 10वें में बताने लगे। अब ऐसे नहीं कि पूरा पूरा एक में मिले, हाँ क्यों पैराग्राफ में थोड़ा बहुत इंटरलिंक तो मिल रहा है ना, पर चीजें आपको समझ में आ रही है। ठीक है,
इस तरीके से हमारा जो अंतिम पैराग्राफ है, उठो भागीरथ तानो धनुष, उठो भागीरथ तानो धनुष, अब ज्ञान की गंगा बहती है। विश्व गुरु के इस विश्व गुरु के इस पावन मंच पर भारत की नई गाथा लिखी या लिखनी है। ठीक है साथियों, तो अब हम भारत की न्यू गाथा लिखने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। उपरोक्त विवेचनाओं से स्पष्ट है, या हम लिख सकते थे कि भैया उपरोक्त अध्ययन से स्पष्ट है कि शिक्षा की गुणवत्ता कोई ठहराव बिंदु नहीं, बल्कि एक सतत चलने वाली गत्यात्मक प्रक्रिया है। समस्याओं से समाधान और यथार्थ से आदर्श की इस यात्रा में हमने देखा कि नीतियां, तकनीक हमारे पास मौजूद है। क्या साथियों, नीतियां एवं तकनीक हमारे पास मौजूद हैं, बस आवश्यकता है कि प्रशासनिक दृढ़ता और नैतिक संकल्प की एक केवल की दृष्टि हमें हमेशा केवल मतलब यहाँ पर केवल वाला वो वाला केवल नहीं साथी, यहाँ पर चरण वाला केवल है। ठीक है ना, केवल मतलब अकेला या एक अकेला वो मत समझना। यहाँ पर सिविल केवल मतलब सिविल सर्विस में जो अधिकारी हैं उनका लेवल ऐसा है। ठीक है, भविष्यमुखी एवं आशावादी होना चाहिए, जहां भारत का हर बच्चा शिक्षा प्राप्त कर तार्किक, संवेदनशील एवं आत्मनिर्भर वैश्विक नागरिक बने। वह दिन दूर नहीं जब हमारी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रणाली भारत को पुनः वैश्विक पटल पर ज्ञान की महाशक्ति के रूप में स्थापित करेगा। आइए हम सब मिलकर स्वामी विवेकानंद के सपनों को साकार करें। ठीक है ना साथियों, इस तरीके से हमने अपने निबंध का आदर्श एवं आशावादी समाधान दिया। स्वामी विवेकानंद का सपना क्या था? हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे राष्ट्र का निर्माण हो। हमें कैसी शिक्षा चाहिए साथियों? हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण हो, मन का बल बढ़े और बुद्धि का विकास हो। इस तरीके से हमने साथियों अपने निबंध का आदर्श आशावादी समाधान दिया। तो मुझे ये बताइए, पूरे 10 पैराग्राफ में आपको निबंध की वो सारी कसौटियां समझ में आई जो आपने अभी तक हर बड़े से बड़े धुरंधर टीचर के मुंह से सुने थे, हर बड़े से बड़े गुरुजी ने बताए थे? क्या वो सभी कसौटियां आपको यहाँ पर मिली? वह बताइए। इसके साथ साथ साथियों, अगर आपको और कुछ इसमें ऐड करना है कि इसमें हम और क्या बेहतर सुधार कर सकते हैं, आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं, हम उन पर अमल करेंगे। साथियों, हम सब कदम से कदम मिलाकर बेहतर से बेहतर करेंगे और अपनी मंजिल तक प्राप्त करेंगे। आपका भी सपना पीएससी पाना है, मेरा भी सपना पीएससी पाना, मैं उसी के लिए कर रहा हूँ। तो साथियों, हम साथ में मिलकर अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। आपके जो भी सजेशन है सहृदय हमें स्वीकार रहेंगे। अगर आपको हमारा प्रयास बेहतर लग रहा है तो हमें थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए। आपका मोटिवेशन ही हमें और आगे मेहनत करने के लिए मोटिवेट करेगा। और वीडियो पर कमेंट करके बताइए कि हमारा प्रयास आपके लिए कैसा रहा, आपको पसंद आया नहीं आया, कमियां हैं तो वो भी बताइए, हम सुधार करेंगे, अपनी कमियों को सीखेंगे। ठीक है साथियों, और अगर अच्छा लगा तो हमें मोटिवेट कीजिए, कमेंट कीजिए कि ताकि हम निरंतर चित्रकार से प्रयास करते रहें। तो साथियों, यह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको ये सारी चीजें अवेलेबल कराई जा रही है निबंध की क्लास। ठीक है साथियों, और हमारे चैनल पर आपको यह सभी मिलेगा। इसके साथ साथ अगर आपका कोई रिलेटिव बच्चा है साथी जो 10th क्लास में पढ़ रहा है, तो 10th क्लास की मैथ 100% मैं अपने YouTube चैनल पर एकदम फ्री करा रहा हूँ,
अभी जैसे कि हमारे इस ऐसे के बीच में समथिंग 2 महीने का जो गैप हुआ साथियों, और 2 महीने के गैप में मैंने अभी तक 10th क्लास की जो मैथ है साथियों, उसके आपके लिए 60 क्लास, समझ रहे हो, 60 क्लास हो चुकी हैं। मैं उस 10th क्लास की 60 क्लास पर डे के हिसाब से हम 60 क्लास उसकी ले चुके हैं। और उस इन 60 क्लास में साथियों 10th क्लास की अभी तक हमने 7 यूनिट कंप्लीट कर लिए हैं साथियों, आज की डेट तक। ठीक है ना। हमने 26 अगस्त तक, कहाँ तक साथियों, 26 अगस्त तक हमने 10th क्लास की 7 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपके साथ अगर आपके फैमिली में कोई रिलेशन में कोई भी बच्चा हो जो 10th क्लास में पढ़ रहा है, तो वहां से वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, 100% A to Z जैसे क्लासरूम में कराई जाती है वैसी क्लासेस आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो वीडियो के प्लेलिस्ट पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर इसकी प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। ठीक है साथियों। साथियों अगर आपको हमारा प्रयास बेहतर पसंद आया हो, आप अभी तक वीडियो में बने हैं, तो अपना सहयोग बनाएं। ये कॉन्टेक्ट नंबर है साथियों, इससे आप हमसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल की लिंक है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। आप वहां से जाके अभी जिस पीडीएफ से मैंने आपको स्टडी कराया, जो पढ़ाया है, आप उस पीडीएफ को भी प्राप्त कर सकते हो। और इसके साथ साथ इसकी जो सभी पुरानी पीडीएफ हैं, आपकी ऐसे की पुरानी 10-11 जो पीडीएफ हैं, वो इसके साथ साथ 10th क्लास की मैथ्स का जो पूरा है शेड्यूल है, वो भी आपको सब यहीं पर मिल जाएगा अवेलेबल। तो आप वहां से भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको हमारा प्रयास बेहतर लगा हो, तो साथियों अपना सहयोग बनाए रखें। हमारे वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के पास, और चैनल को सब्सक्राइब करें साथियों, ताकि आपका सहयोग हमें मिल सके और सबसे पहले आपको वीडियो की नोटिफिकेशन या जानकारी आपके पास पहुंच सके। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। दोस्तों जय हिंद जय भारत। आशा करते हैं कि आपको हमारी क्लास बेहतर लगी होगी, और आगे हम फिर पुनः इसी क्रम में मिलेंगे। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद जय भारत।